हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। ऑर्बिटर वीडियो सीरीज के 5वें पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आर्टिकल 4 द एक्ट ऑफ मूविंग पीसेस के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 3 में देखा था, जिसमें हम ये समझे थे कि कैसे पीसेस मूव करते हैं। आप उसको इस आर्टिकल से कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज पिछला जो आर्टिकल था वो मोहरों के बारे में था और ये जो आर्टिकल है ये उसे खेलने वाले खिलाड़ियों के कंडक्ट के बारे में है। आर्टिकल 4 कहता है कि आप जब पीसेस को मूव कर रहे होंगे तो एक खिलाड़ी किस तरीके के कंडक्ट रखता है और कैसे उसे अपने पीसेस को मैनेज करना है ओवर द बोर्ड जब वो एक गेम खेल रहा हो। अगर आपने आर्टिकल 3 नहीं देखा है तो राइट टॉप पर आई बटन प्रेस करके आप आर्टिकल 3 को डिटेल में समझें। ये आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, बिकॉज इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कवर होंगे एग्जाम्स के आपके। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 4 में 5 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। सबसे पहला, कितने हाथों का उपयोग करके आप एक गेम को खेल सकते हैं। ऑब्वियसली 2 ही हाथ हैं आपके पास, बट एक चाल चलने के लिए आपको एक हाथ का उपयोग करना है। दूसरा, अगर कोई मोहरों को आपको एडजस्ट करना है बोर्ड पर, लेट से कोई पीस डिस्प्लेस हो गया है, गिर गया है, या कोई पीस अपनी पोजीशन से थोड़ा सा स्लाइड हो गया है, आप किस तरीके से उसे अप्रोच करके अपोनेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, चेस में एक जो स्पेशल रूल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो था कैसलिंग। कैसलिंग करते समय पर, क्योंकि हम देखिए 2 पीसेस को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है कैसलिंग करना। चौथा, पॉन प्रमोशन, क्योंकि अगेन यहाँ पर 2 पीसेस का कांटेक्ट होना है आपको, एक पैदल और दूसरा एक नया पीस जो बोर्ड में आप लाने वाले हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस आर्टिकल की जान कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है आपके लिए, वो है टच एंड मूव। तो चलिए एक एक करके इन सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में। आर्टिकल 4.1 कहता है कि आपको एक पर्टिकुलर मूव के लिए सिर्फ एक हाथ का उपयोग करना है। एक हाथ इन द सेंस, अगर जैसे आप कोई पीस को कैप्चर करते हैं तो कैप्चर करते समय पर आपको अपना दूसरा हाथ का उपयोग नहीं करना है। ये आर्टिकल 4 का वायलेशन होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। साथ ही लेट्स कंसीडर मैं अपना पहला मूव खेलता हूं अपने राइट हैंड से E4, वहीं अपना सेकंड मूव अगर मैं खेलता हूं D4 अपने लेफ्ट हैंड से, तो ये आर्टिकल 4 का वायलेशन नहीं होगा, बिकॉज मैंने एक पर्टिकुलर मूव के लिए सिर्फ एक हाथ का उपयोग किया है। वहीं अगर मैं कोई पीस को मार रहा हूं और अपने दोनों हाथों का उपयोग कर रहा हूं तो यह आर्टिकल 4 का वायलेशन होगा। इसी से जुड़े आपको क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है, जो आगे हम टूर्नामेंट रूल्स में डिस्कस करेंगे, जब चेस क्लॉक भी पिक्चर में आएगा आपके, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिस हाथ से आप मूव खेल रहे हैं, पीस को मार रहे हैं, सेम उसी हाथ से आपको चेस क्लॉक भी दबानी है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एक प्रोफेशनल चेस प्लेयर के लिए। और एज एन ऑर्बिटर आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आर्टिकल 4.2 है टच एंड मूव। टच एंड मूव का मतलब होता है जिस पीस को आप टच करेंगे आपको उसी को चलना होगा। ऑब्वियसली जैसे लेट से मेरे कोई पीस डिस्प्लेस हो गया है बोर्ड पर, इस रूल के हिसाब से मैं उसे डायरेक्ट टच करके ठीक नहीं कर सकता। मुझे अपोनेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, या मुझे अपोनेंट को इंटेंशन बताना होगा मैं इस पीस को ठीक करने के इंटेंशन से छू रहा हूं, ना कि चलने के इंटेंशन से। कुछ इसी वजह से यहां पर आता है आई एडजस्ट का कॉन्सेप्ट। जब कभी भी आप कोई पीस को ठीक करना चाहते हैं विदाउट एन इंटेंशन टू मूव दैट पर्टिकुलर पीस, तो आप अपोनेंट को क्लियरली एक ऑडिबल साउंड में कहेंगे आई एडजस्ट, या एक फ्रेंच तरीके से अगर आपको फ्रेंच बोलना है, जादू। इसके अलावा किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट अदर देन, वो मान के चलिए कोई गलती से हो गया हो, वो माना जाएगा कि आपने उस पीस को टच किया है और आपको खेलना ज़रूरी है, अगर वो पॉसिबल है। यहाँ पर 4.2 का जो आर्टिकल टच एंड मूव का था, उसी को एक्सटेंड करके हम कुछ और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, अगर आप मल्टीपल पीसेस को टच करते हैं तो आपको अपना सबसे पहला टच किया हुआ पीस को चलना होगा। वहीं अगर आप एक अपोनेंट के पीस को टच करते हैं और अपने पीस को टच करते हैं, तो इन दैट केस आपको अपने अपोनेंट के पीस को, इन केस अगर पॉसिबल होता है कैप्चर करना,
तो आपको उसे कैप्चर करना होगा। आप जैसे इस पोजीशन में देख सकते हैं, आपको कैप्चर करना ज़रूरी है इस केस पे। आर्टिकल 4 है कैसलिंग रूल्स। अगर आपकी चाल है और आपने राजा को टच करने के बाद में अपने हाथी को टच किया है, इफ़ द कैसलिंग इज़ लीगल, अगर आप उस कैसलिंग को कर सकते हैं इस केस पर, क्योंकि आपका इंटेंशन भी कैसलिंग करने का था, इसलिए टच एंड मूव रूल के हिसाब से आपको कैसलिंग करना ही पड़ेगा। सेकंड, कैसलिंग क्योंकि राजा के लिए किया जाता है, राजा की सुरक्षा के लिए, तो ऑब्वियसली आपको राजा को पहले चलना होगा। बट अगर मान के चलिए आप किसी पोजीशन पे हाथी को पहले टच कर देते हैं एंड देन यू ट्राई टू कैसल द किंग, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि आप हाथी को चलना चाहते थे, ना कि कैसलिंग करना चाहते थे। तो एज पर टच एंड मूव रूल आपको इस केस में हाथी को ही चलना होगा और कैसलिंग इनवैलिड होगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपके पेपर में ये आ सकता है दैट अगर मान के चलिए आप कैसलिंग करने वाले हैं, आपने अपने राजा को टच किया, देन यू ट्राई टू कैसल। इस पोजीशन में देखिए आप कैसलिंग कर रहे हैं, आपने सही तरीके से अपने राजा को भी टच किया, बट सिंस दिस कैसलिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक इलीगल मूव होगी, तो ऑब्वियसली आप कैसलिंग नहीं कर सकते। इन दिस केस आपको टच एंड मूव रूल के हिसाब से अपने राजा को कहीं और चलना होगा। इन केस राजा कहीं और नहीं चल सकता, तो पहली इलीगल के साथ में आप कोई और मूव चल सकते हैं, बट इन केस अगर राजा के पास में कोई और पॉसिबल मूव है तो टच एंड मूव रूल के हिसाब से उन्हें चलना ही होगा। ये 3 कैसलिंग के बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल है 4.6 जो कहता है पॉन प्रमोशन के बारे में। ऑब्वियसली यहाँ पर 2 पीस का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, एक मेरा पीस और एक ऐसा पीस जो बोर्ड से बाहर है। सो हमें ऐसे केसेस पे कुछ स्पेशल रूल्स को फॉलो करना होगा टच एंड मूव को फॉलो करते हुए। सबसे पहले आप अपने पैदल को छोड़ नहीं सकते उस पोजीशन पर। लेट्स कंसीडर आपने अपने पैदल को उठाया और उस स्क्वायर पर रख दिया, ये एक इलीगल मूव होगी बिकॉज इसका मतलब आप उस पैदल को पैदल बने रहने देना चाहते हैं। और पॉन प्रमोशन का रूल जो हमने आर्टिकल 3 में देखा है कि एक पैदल कभी भी पैदल या राजा को छोड़कर बाकी सारी मोहरें बन सकता है। सो ऑब्वियसली ये एक इलीगल मूव होगी। सो एक पॉन प्रमोशन 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला, आपको उस फाइनल स्क्वायर पर टच करने की ज़रूरत नहीं है पॉन को, आप एक नया पीस डायरेक्ट उठा के कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। वहीं दूसरा तरीका ये होगा कि आप अपने पॉन को उस 8th स्क्वायर पर टच करें एंड देन यू पुट अ न्यू पीस ऑन द बोर्ड। और यही 2 आर्टिकल कवर किया है 4.6.1 और 4.6.2 में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं पेपर में, ऐसे केसेस की आप स्पेशल प्रिपरेशन करें। इन केस जिस स्क्वायर पे आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, अगर कोई पीस वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है अपोनेंट का, तो आपको उसे कैप्चर करके ही हटाना होगा। सो ऑब्वियसली जैसे लेट्स से इन दिस केस ये पॉन G7 में रखा हुआ है, F8 में अपोनेंट का बिशप है और G8 में नाइट है। सो ऑब्वियसली आप G8 में प्रमोट नहीं कर सकते, उनके हटने का आपको वेट करना होगा, या आप G क्रॉस F8 जैसी चाल चल के अपना पीस को प्रमोट कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑर्डर वुड बी, आप अपने हाथ से पॉन उठाएंगे कुछ इस तरीके से, मारेंगे बिशप को एंड देन you will put a new piece on the place of that particular square. So I hope आपको ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आर्टिकल 4 में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है, प्लीज़ आप इसे एक एक करके डिटेल में समझें। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 5 लेके आएंगे जो है द कंप्लीशन ऑफ द गेम। स्टे ट्यून्ड, thank you and have a nice day.